बच्चों, आज हम पाठ 3 का भाग 2 यानी हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे, जो कि नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। इसके शब्दार्थ की बात कर लें बच्चों, तो लोक माता का मतलब होता है संसार की माता, जिसे पूरा लोक यानी होता है संसार जिसको माँ मानता हो। हर्ष का मतलब होता है, हर्ष का मतलब हानि, और प्रेयसी का मतलब प्रेमिका, भावना यानी कल्पना, धागा यानी संबंध, ममता यानी प्रेम, और नटी का मतलब होता है बच्चों कलाकार। प्रवाहित का मतलब बहना, पट यानी पढ़ता, कालिदास यानी संसार के महान संस्कृत के कवि, और प्रतिदान का मतलब बदले में हम कुछ ले सकते हैं। सचेतन का मतलब जीता जागता, और शक्ल का मतलब होता है रूप। बच्चों, हमने पहले पढ़ाया था कि हिमालय की बेटियों के रूप में हम सबसे ज़्यादा है वो किसको मानते हैं? हिमालय की बेटियों को हम नदियों के रूप में मानते हैं, और ऐसा ही कवि ने माना है। और हमने काफ़ी हद तक आपको पढ़ाया था। उसके बाद में हम देखें, लेखक महाकवि कालिदास से प्रसंग जोड़कर कहता है कि कालिदास के वीरई यक्ष ने अपने दूत मेघ यानी बादल से, कालिदास ने अपने यक्ष वीरई यक्ष को माना है, और बादल से कहता है कि जाते समय नेत्रवती यानी बेतवा नदी को अपने प्रेम की अनुभूति कराते जाना, निश्चय ही तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें पाकर के आनंदित होगी। लेखक को टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली चंचल नदियों को देखकर अचानक याद आया कि महाकवि कालिदास को नदियों का एक मानवीय रूप पसंद था। बच्चों, वास्तव में नदियों को घाटियों और समतल मैदानों में जो अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा, वो उसका क्या परिणाम होता है? इसका कहने का मतलब ये है कि नदियाँ जब अपने पिता यानी हिमालय की गोदी में रहती है, तब तक तो बड़ी चंचल, जैसे छोटी बच्ची होती है वो चंचल होती है, अपने माता पिता के आंचल में खेलती हुई आगे बढ़ती है ना। लेकिन जब उसके ससुराल जाने के बाद में उसका रूप देखो तो एक स्त्री का रूप हमारे सामने आता है। यही लेकर कहना चाहता है कि चंचल बेटियां जब माँ बाप के घर में होती है तो कितना मतलब नटखट रूप दिखाती है, और जब ससुराल जाती है तो उसका रूप अलग होता है। उसी प्रकार नदियों का भी ऐसा ही रूप सामने आया। कालिदास ने बेतवा नदी और बादल के प्रेम को दर्शाया है। आगे हम बात करते हैं काका कालेलकर की। तो काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता माना है। माँ बनने से पहले भी हम इनके बेटियों का रूप देखें तो थोड़ा आगे चलते हैं। यानी हम एक प्रेमिका की बात करते हैं, प्रेयसी की भावना की बात करते हैं। ममता का एक और भी धागा है जो इनको जोड़ देता है। यानी हिमालय के आंचल से निकल करके और अपने पति रूपी समुद्र में जब नदियाँ मिलती है तो उनके बहाव में अंतर हो जाता है। आज गंगोत्री में जाकर के उनके बहाव को देखें तो वो कल करती, झूमती, नाचती, गाती दिखती है। और यदि हम समुद्र के आसपास के मैदानों में, सुंदरवन के डेल्टे के पास में यदि हम गंगा को जाके देख ले तो वो कितनी शांत, गंभीर और अपना आकार फैला करके चलती है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था और तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे में जाकर बैठा था, दोपहर का समय था, पैर लटका दिए थे, और थोड़ी थोड़ी देर में मैंने उस नदी के पानी में पैर डाले। तो आप यकीन न करोगे, लेखक ये कह रहा है कि जब मैंने अपने पैर नदी में डाले तो मेरा मन और तन दोनों ताज़ा हो गया। यानी नदी में स्नान करने से आदमी की जो आलस्य है वो दूर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा संबंध बच्चों यही है कि वो हमारी बहन के रूप में हो सकती है, हमारी माँ के रूप में हो सकती है। एक बच्चा जब परेशान होता है तो जाकर के आखिर माँ की गोद में बैठता है ना, और उसको एक नई ताजगी, रिफ्रेश मिल जाता है। उसी प्रकार नदियाँ भी हमारी माँ है। नदियों में स्नान करने के बाद में हमें एक नई ताजगी और उमंग प्रदान होती है। लेखक के महान विचार को देखते हुए नदियों को संपूर्ण जनमानस में माता का रूप दिया गया। नदियों को बेटी का रूप हम कब देख सकते हैं? जब वो हिमालय से निकलती है। तो बच्चों, ये था आपका
ये पार्ट। और इसकी क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको कुछ करवा देता हूँ, जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट करें। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। देखिए पहला प्रश्न, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी है, लेकिन लेखक ने और किन रूपों में देखता है। ये प्रश्न है बच्चों। देखिए नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी है, लेकिन लेखक उन्हें और किस रूप में देखता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों, लेखक इन्हें माता, मौसी, मामी, चाची और बहन के रूप में भी देखता है। ठीक है ना बच्चों, ये पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न लिखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है। एक तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों, ये दोनों नदियां हिमालय की सबसे बड़ी नदियां हैं। एक तो ये बात लिखनी है कि ये दोनों सबसे बड़ी बेटियां हैं। ये दोनों सुप्ती, सुपाती हमारे देश के अलावा विदेशों में भी रहती है और उन्हें हरा भरा करती है। ठीक है ना बच्चों। तीसरा प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 3 लिखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। उत्तर में लिखना है, क्योंकि नदियों को पूरा संसार श्रद्धा और प्रेम से माता के रूप में मानता है।
इसलिए काका ने इसे या इन्हें लोक माता कहा है। ठीक है ना बच्चों। अगला चौथा प्रश्न है, आपको ये लिखना है प्रश्न नंबर 4 लिखिए। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन-किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने लिखना है हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय, नदियाँ, पहाड़, पठार, मैदान, पेड़ पौधे और समुद्र की प्रशंसा की गई है। तो ये बच्चों आपका पार्ट नंबर 3 हिमालय की बेटियां पूरा हुआ। आप सभी इन प्रश्नों को करेंगे और अगले पार्ट में हम अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।